मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक ऐसा देश जो इस समय अमेरिका और इजरायल के साथ सीधे टकराव के मुहाने पर खड़ा है। उसी देश यानी ईरान के भीतर पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर ला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक झटके में देश की सुरक्षा सैन्य व्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल दी। महज 24 घंटे के भीतर सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, नौसेना और बसीज फोर्स के 7 सबसे बड़े कमांडर्स और अधिकारियों को बदल कर रख दिया गया। युद्ध के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान में हुए इस टॉप लेवल फेरबदल का आखिर मतलब क्या है? क्या ईरान किसी बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर देश के भीतर ही किसी बगावत या खतरे का डर सता रहा है? आज के इस वीडियो में हम मुस्तफा खामनेई के इसी मास्टर स्ट्रोक का पूरा डिकोड करने वाले हैं। समझेंगे कि इन 7 नई नियुक्तियों के पीछे ईरान का असल गेम प्लान क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बदलाव हुए क्यों हैं और कमान किन हाथों में सौंपी गई है। ईरान की सुरक्षा व्यवस्था कोई आम ढांचा नहीं है, यह बेहद ही जटिल है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सबसे बड़ा बदलाव सशस्त्र सेनाओं के टॉप लेवल पर किया है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। अब्दुल्लाही का बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है। वह एक पायलट रह चुके हैं, पहले रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी से जुड़े थे और उनके साथ ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, जो पहले इस सेना के कमांडर रह चुके हैं। अब आते हैं ईरान की सबसे खूंखार और ताकतवर फोर्स की बात करेंगे, यानी कि आईआरजीसी की। देखिए, अहमद वहीदी को ब्रिगेडियर जनरल से प्रमोट करके मेजर जनरल बना दिया गया और आईआरजीसी का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया है। मेजर जनरल मुस्तफा इजादी को आईआरजीसी का नया डिप्टी कमांडर बनाया गया। 5वें नंबर पर आते हैं, समुंदर में ईरान की ताकत बढ़ाने के लिए रियल एडमिरल अली अजमाई को आईआरजीसी नेवी की कमान सौंप दी गई। छठा बदलाव क्या है? देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने वाली ताकतवर यूनिट बसीज रेजिडेंस फोर्स का प्रमुख जो है उन्हें बना दिया गया है वलूसमिलीन हुसैन ताइब को। वह कोई जो पूरा मामला है ना, कोई रूटीन ट्रांसफर के तौर पर आप मत देखिएगा। एक साथ पूरी मिलिट्री लीडरशिप को बदल देना साफ संकेत दे रहा है कि ईरान की रणनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इन 6 बदलावों के अलावा 7वीं और सबसे अहम नियुक्ति है मोहसिन रजाई की। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने इस पूर्व आईआरजीसी कमांडर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। रजाई ने मोहम्मद बाकिर जोलकद्र की जगह ली है, लेकिन यहाँ एक पेच है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। मोहसिन रजाई जिस अहम भूमिका में आए हैं, उस पद पर पहले अली लारिजानी हुआ करते थे। आपको याद होगा, इसी साल मार्च में अमेरिका और इजरायल के भयंकर हमलों में अली लारिजानी की हत्या कर दी गई थी। लारिजानी की मौत ईरान के खुफिया और सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। मोहसिन रजाई कोई आम नेता नहीं है। उनके पास ईरान इराक युद्ध के दौरान का लंबा अनुभव है और वो शुरुआती दौर में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के संस्थापकों और कमांडर्स में से एक माने जाते हैं। मुस्तफा खामनेई ने रजाई को वापस लाकर यह संदेश दिया कि इस वॉर टाइम सिचुएशन में उन्हें अनुभवी और कट्टर वफादारों की अब ज़रूरत पड़ने लगी है। रजाई का आना दिखाता है कि ईरान अब इजरायल और अमेरिका के खिलाफ अपनी रक्षात्मक नीति को आक्रामक बनाने वाला है। अब सवाल उठता है कि मुस्तफा खामनेई ने यह कदम अभी क्यों उठाया, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पिछले का संदेश क्या है वो समझना यहाँ पर ज़रूरी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसके 3 प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण, अभूतपूर्व बाहरी दबाव और युद्ध का खतरा। ईरान इस वक्त इजरायल और अमेरिका के साथ हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ रहा है, कभी प्रॉक्सी गुटों के जरिए तो कभी सीधे हवाई हमलों के जरिए। मुस्तफा खामनेई अपनी सेना और आईआरजीसी को ऐसे अधिकारियों के हाथ में देना चाहता है जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल युद्ध कौशल जानते हों, जैसे कि अली अब्दुल्लाही और मोहसिन रजाई। दूसरा कारण क्या है? आंतरिक सुरक्षा और सिस्टम की सफाई। हाल के महीनों में आपने देखा होगा, ईरान के अंदर जिस तरीके से बड़े नेताओं और जनरल्स को निशाना बनाया गया, उससे ईरान को अंदेशा है कि उनके सुरक्षा तंत्र में सेंध लग सकती है। नई नियुक्तियां और बसीज फोर्स में बदलाव इस वक्त का संदेश है कि ईरान अपने तंत्र को पूरी तरीके से फिल्टर और संगठित करना चाहता है ताकि किसी भी अंदरूनी या बाहरी खतरे को तुरंत ही खत्म किया जा सके। तीसरा कारण है कमांड पर सुप्रीम लीडर की मजबूत पकड़ होना।
जब भी कोई नया नेता या लीडर सत्ता के शीर्ष पर होता है, वह अपनी खुद की एक वफादार कोर टीम बनाता है। मुस्तफा खामनेई यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरान का पूरा सैन्य ढांचा सीधे तौर पर उनके कंट्रोल में रहे। इन बड़े बदलावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर भी कोई तरीके की अफवाहें देखी गईं। यह कहा जा रहा था कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसी जल्दबाजी में या नियुक्तियां की जा रही हैं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करते नजर आए। ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मुस्तफा खामनेई से मुलाकात के बाद साफ संकेत दिया था कि सुप्रीम लीडर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनके साथ बैठक के बाद शानदार रही है बातें। यह बयान ईरान की जनता और सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करने का तरीका नजर आया। इन बदलावों के बाद एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जो ईरान की पूरी सियासत को हिला सकता था। सवाल यह है कि ईरान में आज की तारीख में असली दबदबा आखिर किसका है। माना गया कि मुस्तफा खामनेई का है या फिर किसी और का या फिर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का, क्योंकि कई समय से मुस्तफा खामनेई बीमार थे। माने जा रहा था, सवाल तो ये उठे कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है। लोग ये भी सवाल करने लगे थे। अब देखिए, मुस्तफा खामनेई सच में क्या इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी मर्जी से पूरे सिस्टम को चला सकते हैं, या फिर ईरान की सबसे खूंखार फोर्स जो है IRGC, उसका दबदबा ज़्यादा नज़र आ रहा है और वो मुस्तफा खामनेई को मात्र एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। ईरान की सत्ता को समझने के लिए सबसे पहले आपको IRGC की असली ताकत को समझना होगा। IRGC कोई आम सेना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यह एक पैरेलल गवर्नमेंट है। जब 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब IRGC को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वो सुप्रीम लीडर और क्रांति की रक्षा कर सके। लेकिन आज 2026 आते आते यह फोर्स एक ऐसा अजगर बन चुकी है जिसने ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को ही, राजनीति, विदेश नीति को निगल कर रख लिया है। अब क्या आप जानते हैं कि ईरान की टेलीकॉम इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, यहाँ तक कि तेल के व्यापार के एक बहुत बड़े हिस्से पर सीधे तौर पर IRGC का कंट्रोल आता है। इनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है खातम अल अंबिया, जो ईरान में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स चलाती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में फैले हिजबुल्लाह, हूतियों और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों को मुस्तफा खामनेई नहीं बल्कि IRGC की एलीट कुद्स फोर्स कंट्रोल करती हैं। ऐसे में माना ये जा रहा है कि बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। पूरा कंट्रोल तो IRGC के पास ही है। अब इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसा, पावर, हथियार तीनों IRGC की मुट्ठी में है। अब आते हैं मुस्तफा खामनेई पर। मुस्तफा के पास सत्ता तो है, लेकिन उनके पास धार्मिक कद वो नहीं है, करिश्मा नहीं है जो उनके पिता आयतुल्लाह अली खामनेई के पास या फिर रूहुल्लाह खोमनेई के पास हुआ करता था। ईरान के कट्टरपंथी धार्मिक नेता और आम जनता हमेशा से ही मुस्तफा के नेतृत्व को संदेह की नज़र से देखती रही है। जिस तरीके से कुछ समय के लोग गायब हो गए थे, उससे संदेह और ज़्यादा बढ़ गया। लोग समझने लगे थे कि शायद वो कमज़ोर हैं, शायद वो अमेरिका का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनके पिता किया करते थे। और यहीं से शुरू होता है असली पावर गेम। अपनी इस कमज़ोरी को छिपाने और गद्दी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए मुस्तफा अली खामनेई पूरी तरीके से IRGC और मिलिट्री इंटेलिजेंस पर निर्भर हो गए। अगर कल को ईरान की सड़कों पर बगावत हो जाए तो उसे मुस्तफा को के भाषण नहीं बल्कि IRGC और बसीज फोर्स की गोलियां रोकती अगर आपको नजर आने लगे तो इस पर आप ज़रा सा चौंकिएगा नहीं। मुस्तफा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से दरअसल जानते हैं कि वो तब तक कुर्सी पर हैं जब तक IRGC के टॉप जनरल्स उनके साथ खड़े हुए हैं। और इसी मजबूरी को समझने के बाद अगर हम उन 7 नई नियुक्तियों को देखें तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ होती है कि आखिर ये नियुक्तियाँ क्यों की गई थी। जब मुस्तफा ने अहमद वहीदी को IRGC का नया कमांडर इन चीफ बनाया था और मोहसिन रिजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुन लिया, तो यह मुस्तफा की तानाशाही नहीं थी बल्कि यह मुस्तफा का IRGC के साथ किया गया एक सौदे के तौर पर देखा गया। ये वो नाम है जो IRGC के संस्थापकों में से एक है। मुस्तफा ने इन पुराने और खूंखार कमांडर्स को सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, IRGC को खुश करने की कोशिश की, संदेश दिया सरकार में आपकी हिस्सेदारी और बढ़ेगी, बस मेरी कुर्सी को कुछ नहीं होना चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए, डगमगाने नहीं चाहिए इसके चारों पैर।
वहीं दूसरी तरफ हुसैन तायब को बसीज फोर्स का चीफ बना दिया गया। अब ये दिखाता है कि मुस्तफा किसी भी अंदरूनी विरोध को कुचलने के लिए आईआरजीसी के सबसे क्रूर चेहरों पर भरोसा करने लगे हैं। यानी ये नियुक्तियां जो हैं, खामनेई का मास्टर स्ट्रोक कम, आईआरजीसी के सामने उनका सरेंडर ज़्यादा लग रहा है। तो फाइनली ईरान का असली बॉस कौन है, इसका जवाब ना तो पूरी तरीके से मुस्तफा खामनेई है और ना ही पूरी तरीके से आईआरजीसी है। आज का ईरान एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी यानी एक दूसरे की मजबूरी पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कभी सिर्फ आयतुल्लाह खामनेई के कंधों पर चलता था। मुस्तफा को सत्ता में बने रहने के लिए आईआरजीसी की बंदूकों और ताकत की ज़रूरत है। आईआरजीसी को अपने अरबों डॉलर के बिजनेस और भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने के लिए मुस्तफा की ज़रूरत है। सुप्रीम लीडर वाली कुर्सी चाहिए, उनके मुहर की ज़रूरत है। लेकिन अगर कभी इन दोनों के बीच टकराव हुआ तो पलड़ा भारी आईआरजीसी का रहेगा, क्योंकि ईरान में आज भी कहावत है, सुप्रीम लीडर देश को दिशा देता है, लेकिन उस दिशा में कौन चलेगा या आईआरजीसी तय करती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मुस्तफा खामनेई आईआरजीसी को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे या आईआरजीसी ईरान में पूरी तरीके से मिलिट्री शासन ले आएगी? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।